हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयर क्लासेस। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा पिछले 2 यूनिट्स में कि फर्स्ट यूनिट हमारा वर्ल्ड आफ्टर 1991 और वर्ल्ड आफ्टर कोल्ड वॉर किस तरीके का सिचुएशन हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में हुआ, तो उसको देखा हमने डिटेल में। देन आफ्टर दैट वी सीन रीजनलिज्म। देन सेकेंड यूनिट हमने देखा कि की कंसेप्ट एंड इशूज सिंस 1991 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसमें हमने ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ को एज अ इंट्रो उसमें उस चैप्टर में हमने देखा था। टुडे आज हम लोग ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ लाइक इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव अबाउट पॉवर्टी, डेवलपमेंट पॉलिसीज़, अप्रोचेस टुवर्ड द जेंडर हैव बिकम इम्पोर्टेंट। इन सारी चीज़ों को हमें इस यूनिट में देखना है कि इस बदलते वर्ल्ड में आफ्टर 1991 कि इन सारे इश्यूज़ को किस तरीके से टैकल किया गया और किस तरीके से देखा गया और उनको देखने का नज़रिया किस तरीके से चेंज हुआ। तो हमें इस यूनिट में इन सारी चीज़ों को देखना है। तो हमारा फर्स्ट इशू है लाइक इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले कि व्हाट इज़ मीन बाय इन्वायरमेंट। एवरीथिंग दैट मेक अप आवर सराउंडिंग, द एयर वी ब्रीथ, द वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ दिस अर्थ सरफेस, द प्लैनेट, द प्लांट्स, एनिमल्स अराउंड अस एंड मच मोर। ये सारी चीज़ों को हम इन्वायरमेंट कह सकते हैं। Condition which a person, animal lives in the natural environment consists of the all living and non-living things occurring in naturally. Then इन सारी चीज़ों को हम बोल सकते हैं कि इसमें एक तो नेचुरल इन्वायरमेंट भी होता है और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट भी है। नेचुरल इन्वायरमेंट हम उसे कह सकते हैं जो नेचर ने एज इट इज़ हमें भेजा है या खुदा ने, या जो नेचुरली ऑकरिंग चीज़ें हैं। बट जब इंसान उन नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों पर या सब्सटेंसेस पर काम कर कर उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है या उसमें चेंजेस करता है, तो उसको ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। लाइक फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर करने के लिए हम हिली एरिया को टेरेस टाइप बना देते हैं, देन उसको प्लेन करते हैं। ये सारी चीज़ों मतलब हमने इन्वायरमेंट को चेंज किया, इसी को ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। तो हमें यहाँ पर द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वॉज फर्स्ट प्लेस्ड ऑन द इंटरनेशनल एजेंडा इन 72। तो जैसे कि हमें पता है कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद जो वर्ल्ड का इन्वायरमेंट है वो कहीं तरीके से वो बूस्ट होने लगा डिग्रेडेशन की तरफ और उसका इन्वायरमेंट में फॉल आने लगा। तो फर्स्ट टाइम 1972 में यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस लिया जो स्टॉकहोम में लिया गया, और जिस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस था to encourage and provide guideline for the protection and improvement of human environment। फिर 83 में यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ब्रुटलैंड कमीशन जिसे कहा जाता है, उसको इस्टेब्लिश किया था 83 में। देन 83 के बाद उस कमीशन ने ही, ब्रुटलैंड कमीशन ने ही 87 में अपनी एक रिपोर्ट भेजी, और उस रिपोर्ट में उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस कंसेप्ट को वर्ल्ड के सामने लेकर आया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब बोल सकते हैं कि अल्टरनेट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्योंकि वो उस वक्त वो दौर था कि जब इन्वायरमेंट को उतना कंसिडर नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और दूसरी सारी चीज़ें आज हमें फेस करने के लिए मिल रही हैं। तो उस वक्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाने का एक नया कंसेप्ट आया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप बोल सकते हो कि हम नेचर को यूज़ करेंगे इन द सेंस कि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे, इस तरीके से हमें यूज़ करना है उसको। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कॉल्ड फॉर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, और उन्होंने ब्रुटलैंड कमीशन के बेस पर ही किया था, और जिसको the goal of the summit was to understand the concept of development that would support the socio-economic development and prevent the continued degradation of the environment। इस तरीके का डेवलपमेंट किया जाए जहाँ पर इन्वायरमेंट का उतना डिग्रेडेशन ना हो और साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किया जाए। तो इसको ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। और हम देखेंगे कि इन फ्यूचर और अभी तक प्रेजेंट में जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुए और जितने भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बनाई गई, इसी चीज़ को सामने रखकर बनाया गया। देन इट ऑल्सो एम्ड एट क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप बिटवीन द डेवलपिंग एंड इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज टू इंश्योर द हेल्दी फ्यूचर फॉर द प्लैनेट। इसमें डेवलप कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज़ दोनों को एक साथ रखा गया, और जब दोनों एक
कॉमन प्लेटफॉर्म पे कोलैबोरेट करेंगे जो तो डेवलपमेंट के जो इश्यूज़ हैं और जो इन्वायरमेंट को लेकर इश्यूज़ है वो अच्छे से टैकल किए जा सकते हैं। तो इसी समिट को जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने बुलाया था, उसी समिट को ही रियो समिट कहा जाता है जो 92 में ली गई थी, और इसको लिया गया था रियो डी जेनेरियो में, जिसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। देन इसी अर्थ समिट भी कहा जाता है। रियो कॉन्फ्रेंस और द अर्थ समिट शाउड क्रिएट इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन द डेवलपमेंट इश्यूज। इसने एक तरीके का कोऑपरेशन बनाने के लिए ट्राई टू राइज पब्लिक अवेयरनेस। इस कॉन्फ्रेंस के अंडर ट्राई किया गया कि लोग इंस्टीट्यूशंस में और लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, अपने प्लैनेट को बचाने के लिए। तो उसी को लेकर फिर 2002 में अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन जोहानिसबर्ग with the goal of again bringing together leaders from the government, business, NGOs on the same aim, sustainable development। इसी इशू को लेकर, इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए अर्थ समिट 2002 में ली गई, जोहानिसबर्ग में लिया गया, जिसमें NGOs, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, MNCs, गवर्नमेंटल लीडर्स, इन सारे लोगों को इन्वॉल्व किया गया कि ये लोग अपने अपने लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें, उसको इम्पोर्टेंस दिया जाए इंस्टीट्यूशनल और नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर। देन इन 2012 the United Nations Conference on Sustainable Development was again held in Rio and is also commonly called Rio or Rio Earth Summit। इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे गोल्स को सामने रखा गया और इसको 2015 तक अचीव करने के लिए एक एम रखा गया कि वर्ल्ड इन गोल को अचीव करने के लिए लीड करेगी। द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज डिफाइंड एज responsible interaction with the environment to avoid depletion or degradation of natural resources and allow for long-term environmental quality। The practice of environmental sustainability helps to ensure that the needs of today's population are met without jeopardizing the ability of future generation to meet their needs। तो इन सारी चीज़ों को देख करके आने वाले जनरेशन के नीड्स को भी हम कंसिडर करेंगे और इन्वायरमेंट का मतलब जो भी बेसिक रिसोर्सेस हम उसे इस्तेमाल भी करेंगे, बट इस वे में कि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी सेव रहे। इस तरीके से हमें देखना है। देन सम इम्पोर्टेंस इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आर एज फॉलोज, लाइक क्लाइमेट चेंज, जो आज हमारे लिए एक बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा थ्रेट वर्ल्ड के लिए क्लाइमेट चेंज है। तो ग्रीन हाउस गैसेस, सबसे पहले यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस आर द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। दिस हैज़ रिजल्टेड इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज ड्राउट्स, वाइल्ड फायर्स, हीट वेव्स एंड फ्लडिंग्स। हम लोग ने अभी रिसेंटली इस सारी चीज़ों को फेस किया, लाइक हमें सूखा, हर साल इंडिया के बहुत सारे एरियाज़ को सूखे का और ड्राउट्स का सामना करना पड़ता है। हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करते, सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही देखेंगे, तो फिर वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में कितना होगा तो वो आप सोच सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले ड्राउट क्या, हमारे महाराष्ट्र में ही, जो हमारा ईस्टर्न महाराष्ट्र, वहाँ पे हर साल आपको सूखे की प्रॉब्लम होती है। देन वाइल्ड फायर, लाइक अभी रिसेंटली जहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर की वजह से लाखों एनिमल्स, देन वहाँ के जो ह्यूमन बीइंग हैं उनको एक परेशानी से दो चार होना पड़ा। देन हीट वेव्स, आज जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर हम एक वक्त था कि जहाँ पर बारिश, वो सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर टाइम पर और उसके स्पेसिफिक अमाउंट में ही होती थी, बट आज कोई भी उस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कभी भी बारिश, कभी भी गर्मी, कहीं भी तूफान, ये सारी चीज़ें आज हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें ही क्लाइमेट चेंज कहलाती हैं। और क्लाइमेट चेंज हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन एक्स्ट्रा होने की वजह से ही होता है। ग्रीन हाउस गैसेस ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे प्लैनेट के लिए अच्छे हैं, बट वो गैसेस जब एक्सटेंड कर जाते हैं, अपने लिमिट से ज़्यादा हो जाती हैं, तो वही चीज़ हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए कॉज बनती है। तो और इसमें सबसे मेन गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड। देन सेकेंड वन, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज आर क्लोजली लिंक्ड। लाइक हम एग्जांपल हमारी दिल्ली से ही ले सकते हैं कि जो हमारी कंट्री की राजधानी है, वहाँ पर अभी पिछले साल और इस साल भी हर साल सर्दी में वहाँ पे इतना फॉग हो जाता है कि आप कुछ मीटर दूर नहीं देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये सारी चीज़ें एयर पोल्यूशन है, जो लोग आज हम जिसे
अवॉइड कर रहा है, और बोल सकते हैं कि हम उसे इग्नोर करते हैं उन सारी चीज़ों को। अब और इन सारी चीज़ों को लेकर हर इंडिविजुअल की अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की। तो हमें स्मोकी कंडीशन इन मेजर सिटीज़ लाइक दैट, और ये सारी चीज़ें इंसान के हेल्थ को डिग्रेडेट करती है और डायरेक्टली अफेक्ट करती है। देन डिफॉरेस्टेशन आर इम्पॉर्टेंट एज दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। हमने डिफॉरेस्टेशन हम अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में इतनी स्पीड से बढ़े कि हमने डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस को भूल गए। और फॉरेस्ट सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए, हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट के और बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस करने के लिए फॉरेस्ट का होना ज़रूरी है। और मेनली CO2 को ऑब्जर्व करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने के लिए भी ज़रूरी है। तो हमें डिफॉरेस्टेशन इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। देन वाटर स्कैर्सिटी, हम जैसे कि हमने देखा कि हर साल आपको पीने के पानी की खपत में जो साफ़ पानी और बोल सकते हैं मीठा पानी होता है और सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इन सारी चीज़ों को लेकर हर जगह वॉर होती है। और कहा जाता है कि इन फ्यूचर अगर वॉर हुई तो वो पीने के पानी को लेकर होगी, कि वर्ल्ड में जो स्कैर्सिटी आ रही है उसी को लेकर होगी। देन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज़ द नोडल एजेंसी इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो ही एजेंसी है जो प्लानिंग करती है और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना कैसे है, देन उसको चलाना कैसे है, देन उसके लिए बेसिक फॉरेस्ट्री पॉलिसीज़ क्या होंगी, देन हमारी कंट्री में एनिमल्स को लेकर, उनके राइट्स को लेकर, इन सारी चीज़ों में कंसर्न कैसा होगा, देन फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ों को कैसे डील किया जाएगा, वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, इन सारी चीज़ों को देखना हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का काम है। बट ये सारी चीज़ें जब वो करती है तो उसमें ये भी चीज़ ज़रूरी है कि वो अपनी while implementing these policies and programs, the ministry is guided by the principle of sustainable development and enhancement of human well-being। तो जब मिनिस्ट्री अपने डेवलपमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट करती है तो वो उसने सस्टेनेबल इस कॉन्टेक्स्ट में अपने पॉलिसीज़ को, अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देन हमारा सेकेंड थिंग है पावर्टी एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ मीन बाय पावर्टी। तो पावर्टी जैसे कि बोल सकते हैं कि 1990s से पहले 1990s के पहले हम बोल सकते हैं कि सिर्फ जो कंट्रीज़ का मेन मोटिव था कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ही पावर्टी को डिग्रेडेट कर देता है और हटा देता है। बट आज रिसेंटली अगर हम न्यू कंसेप्ट देखेंगे ऑफ पॉवर्टी तो वो उसका कंसेप्ट चेंज हो गया है। ट्रेडिशनली बोला जाता है कि वो फोकस ऑन दी लैक ऑफ फूड, देन वाटर, शेल्टर, क्लॉथिंग, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें सिर्फ पॉवर्टी की चीज़ें हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप गरीब नहीं हैं। बट आप प्रेजेंट में देखेंगे तो पॉवर्टी को ये सारी चीज़ें के साथ साथ और भी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। Poverty is therefore a state of an individual, family or society where people are unable to provide for their basic necessities of life। उसमें आप इक्वालिटी बोल सकते हैं, इक्विटी बोल सकते हैं। देन अगर किसी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस की जा रही है वो भी एक तरीके की पॉवर्टी का नोटेशन है। देन डेवलपमेंट कैन बी एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बहुत जो ट्रेडिशनल वे था वहाँ पर स्टेट का और प्राइवेट पार्टीज़ का मेन रोल था। जो 1990s से पहले दो जो आइडियोलॉजीज़ थे, लाइक बोल सकते हैं कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज़। तो अगर इस तरीके की गवर्नमेंट है तो वो लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को ही पॉवर्टी से निकलना माना जाता था। बट 1990s के और 1991 के बाद ये अप्रोच चेंज हो गया और इस अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच कहा जाता है। बट इन आज के नॉन ट्रेडिशनल व्यू में आपको डेवलपमेंट फोकस ऑन बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। It insists on the political participation from the grassroots level, ensuring that all sections of the community and represented in the decision making process। कि हमारी सोसाइटी के सारे ही कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। देन बैलेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, देन प्रोमोटिंग द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चीज़ हो रही है नई सोसाइटी में। तो इन सारी चीज़ों को लेकर नया कंसेप्ट निकल कर आया पॉवर्टी का आफ्टर 1991। देन द अप्रोच टू डेवलपमेंट अंटिल द 1990s वॉज मेनली ट्रेडिशनल इन नेचर, बट मेन कंसर्न वॉज टॉकिंग मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। बट आफ्टर 1991 द रोल ऑफ स्टेट वॉज टारगेटेड इन इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन और फोकस ऑन एग्रीकल्चरल थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन
It is only in 1990s that the alternative view of the development has become acceptable. Consequently, the focus today is development based on equity, participation, environment, empowerment, sustainability. इक्विटी का यहाँ पर एक नया टर्म है दैट इज इक्विटी. इक्विटी मीन्स फेयरनेस और इक्वालिटी को इक्विटी की तरह से लेकर आना. इक्विटी यहाँ पर इक्वालिटी और इक्विटी दोनों में एक डिफरेंस है. लाइक हमारा इंडियन सोसाइटी में पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इसलिए दी गई है कि जो सोसाइटी के क्लासेस है और कास्ट है वो लोग जिनके जनरेशन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन या गलत हुआ है उनको हम एक ही साल में या 10 साल में सही नहीं कर सकते. तो उन्हें कुछ रिजर्वेशन, कुछ अफर्मेटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे हमें उनको उस मेन सेक्शन में लाने के लिए. तो सिर्फ हमें रेस में खड़ा करना और एक लाइन से भगाना ही ज़रूरी नहीं है, उसको ही इक्वालिटी नहीं कहा जाता है. बल्कि अगर आप उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना चाहते हो तो पहले उनको पीछे से बैकअप दो, क्योंकि वो जो दूसरी जनरेशन्स है या दूसरी सोसाइटी के लोग हैं उनकी फैमिलीज़ और उनके जनरेशन्स, उनके फोर फादर्स किसी घर में किसी के यहाँ नौकर नहीं है बल्कि इनके फोर फादर्स है. तो इनके पास वो सोसाइटी नहीं होती है, तो हमें उनको बैकअप देना पड़ता है. तो इसी को अफर्मेटिव एक्शन और इक्विटी कहा जाता है. देन आफ्टर दैट द इकोनॉमिक एंड सोशल Council of the United Nations consider poverty as a denial of choices and opportunity, a violation of human dignity. It means a lack of basic capacity to participate effectively in society, not having enough to feed and clothe a family, not having a school, clinic, good health, and not having the land on which to grow one's food or a job to earn live life once अपने जीने के लिए हर दिन का पैसा. देन इट ऑल्सो मीन्स इनसिक्योरिटी, पावरलेस एंड एक्सक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स एंड कम्युनिटीज़. तो ये सारी चीज़ें हमें नए कॉन्टेक्स्ट में देखने के लिए मिलती है. देन उसी को लेकर 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये टारगेट रखा गया जो 2030 तक जिसको अप्रोच करना है, जिसमें पावर्टी देन इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया था. और वर्ल्ड के सामने ये नए नए गोल्स रखे गए. देन हाउ डज यूनाइटेड नेशन लुक एट पावर्टी. तो यूनाइटेड नेशन पावर्टी को किस तरीके से डिफाइन करता है, यहाँ पर ये बच्चा हमसे क्वेश्चन करता है तो हमें कभी कभी इस बच्चे को भी देख लेना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है. पावर्टी इंटेल्स मोर देन द लैक ऑफ इनकम एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू इंश्योर सस्टेनेबल livelihoods. Its manifestation include hunger, malnutrition, limited access to education and other basic services, social discrimination and exclusion, as well as the lack of participation in decision making. तो इस तरीके से पावर्टी को यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन किया था. देन आफ्टर दैट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन इन 2007 टू प्रोक्लेम द सेकेंड यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी. दैट डिकेड इज फ्रॉम 2008 to 2017. It says that eradication of poverty is the greatest global challenge facing the world. It is a very important to bring about sustainable development, especially for developing countries. Then first decade जो इसका इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी का था वो 1997 to 2006 तक, और उस वक्त पावर्टी इरेडिकेशन हैज रिजल्टेड इन national, regional and international efforts in poverty eradication. Then it means sustainability to violence, and it often implies living on marginal and fragile environment, not having access to clean water and sanitation. The also argues that poverty needs to be addressed through the full involvement of government. गवर्नमेंट ने भी अपने आपको पूरी तरीके से इन्वॉल्व करना है सोसाइटी को और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए. देन डेवलप एक्टर्स इन द सोसाइटी. दिस हैज़ टू बी डन एज पर नेशनल एंड लोकल सर्कमस्टांसेस बेस्ड ऑन द एक्चुअल असेसमेंट्स ऑफ द नीड्स ऑफ द पुअर. democratization and enhance protection of human rights as key components of good governance are necessary to eradicate poverty. Good governance, then democratization, then participation of citizens, ये सारी चीज़ों को अपने डेवलपमेंट में और पावर्टी को इरेडिकेट करने में
एक की रोल अदा करते हैं। तो गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए लाइक डेमोक्रेटाइजेशन इन इनहांस्ड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एज की कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नेंस आर नेसेसरी टू इरेडिकेट पॉवर्टी। तो फ्रेंड्स, हम अपना सेशन यहीं पर कंक्लूड करते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पॉवर्टी इन द कॉन्टेक्स्ट, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, देन आफ्टर दैट जेंडर इश्यूज इन इंडिया। तो इन सारी चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऐसे ही नए वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल आयत क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।